बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। और आज कल के बाद यानी कि जो सूरत-ए-हाल सामने आई थी जिसमें कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास जो वोटिंग के लिए था अदम एतमाद के हवाले से उसको मुलतवी किया गया, और उस मुलतवी करने के साथ ही एक रूलिंग भी उन्होंने दी जो कि इस वक्त वजह तनाज़ा भी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वजह बहस भी है। अब अदम एतमाद पे वोटिंग क्यों ना हो सकी, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब किया और कौम से खिताब के बाद उन्होंने असम्बली बर्खास्त की, ताहम वो खुद वजीर आजम के ओहदे पर बरकरार रहे। जो मुतनाज़ा रूलिंग थी उसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 5 जो कि बैरूनी साजिश का जिक्र करता है, उसकी बैरूनी साजिश की वजह से जो है वो पाकिस्तान के ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये पेश की गई है, लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं। खुद ही रूलिंग दे के मुस्तरद किया गया, जबकि अपोजिशन ये क्लेम कर रही थी कि 197 के करीब उनके अराकीन मौजूद है, और उसके बाद उन्होंने हाउस के अंदर इस पे वोटिंग भी की जो कि 197 के अराकीन वहां पे मौजूद भी थे जो कि इस अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसके फेवर में मौजूद थे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर समाअत कर रही है। आज बहुत अहम समाअत का दिन था। स्पीकर आर्टिकल 5 का उन्होंने कहा कि हवाला भी दें तो भी तहरीक अदम एतमाद को जो है वो मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अब एक आईनी बहरान की सी सूरत हाल यूं कही जा रही है कि इसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को डी नोटिफाई किया गया, और उसके बाद सदर मुमलिकत ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक उन्होंने उनको उबूरी वजीर आजम लगा दिया। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक उबूरी वजीर आजम है। आर्टिकल 224 के तहत जो है वो पाबंद है कि कोर्ट को अपने तमाम फैसलों से मुतला करेंगे, यानी जो भी फैसले होंगे वो मशरूत होंगे उनके साथ। और फिर ये जो एक कंट्रोवर्सी थी इसने जन्म लिया, और अब हालत ये है कि हुकूमत पाकिस्तान या वजीर आजम पाकिस्तान जो है उन्होंने एक खत लिखा है निगरान काबीना और निगरान सेटअप के लिए, जिसको कि सदर मुमलिकत ने बाकायदा उसके हवाले से अब एक मुशावरत के लिए भी लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है वो लेटर लिख दिया है। दूसरी जानिब जो कोर कमेटी का इजलास था, उस कोर कमेटी के इजलास के अंदर भी जो है वो फैसला किया गया है कि निगरान जो वजीर आजम के लिए PTI के जो उम्मीदवार या नुमाइंदे होंगे वो गुलजार अहमद साहब होंगे, जो कि हाल ही में चीफ जस्टिस के ओहदे से जो है वो उनका ओहदा खत्म हुआ है या वो रिटायर हुए हैं। सवाल ये है कि आईनी सूरत हाल इस वक्त क्या है? क्या स्पीकर रूलिंग के जरिए अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर सकते हैं? यही सवाल आज अदालत में उठाया गया है। क्या स्पीकर जो है वो उनको वोटिंग करना जरूरी ना थी, और वोटिंग के बगैर वजीर आजम कैसे, यानी जिस दौरान उनकी वोटिंग नहीं हुई थी वो किस तरह से ये इकदाम उठा सकते हैं कि कौमी असम्बली को बर्खास्त कर दें, जबकि उनके पास ये इख्तियार नहीं था। और 25 तारीख जो थी या 25 तारीख को ये फैसला हुआ था कि 3 अप्रैल को इसके ऊपर वोटिंग होगी। बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं वो मौजूद है अपनी जगह पे। बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त जो आईनी माहिरीन है वो कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन को जो है वो तोड़ा गया है, या आइन शिकनी हुई है, या आइन मुखालिफ जो है वो काम हुआ है जो इस वक्त सूरत-ए-हाल बनी हुई है। लिहाजा इस केस को निपटाने के लिए जल्द अज जल्द फैसला चीफ जस्टिस साहब को करना पड़ेगा, और चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि उनको इस पे जल्द जो है वो हुक्म सादर करना है, फैसला करना है, ताकि इस आईनी बहरान से निकला जाए। इस पे बहुत सी चहमगोइयां भी हो रही है, बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, लेकिन आज जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसके बाद हमारी जो टीम है उससे खुसूसी तौर पर बात की थी अली जफर साहब से भी, और इसके साथ साथ फारूक नाइक साहब और खुशी शाह साहब से। एक नजर जरा सुनिएगा कि आज कोर्ट में उनका क्या मौकफ था, और उसके बाद फिर बात करते हैं। आर्टिकल 69 के तहत अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कोई रूलिंग दे दें तो क्या वो अदालत के पास इख्तियार है कि उसकी रूलिंग को वो एग्जामिन कर सकता है? अदालत ने ये कहा कि उनके पास इख्तियार नहीं है, तो फिर मामला इधर ही खत्म हो जाएगा। अदालत ने उसमें को बताया है कि आप 200 आदमियों को बगैर सबूत के, बगैर उस लेटर को देखे बगैर एक्यूज कर देते हैं, उनको मुजरिम ठहरा देते हैं। ऐसा कोई कानून और आइन नहीं है, और रूलिंग के अंदर जो उन्होंने दिया है उस रूलिंग का तो इसका तस्करा भी नहीं होना चाहिए। 172 लोग मौजूद थे, उससे ज्यादा मौजूद थे, इसलिए उन्होंने ये गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला दिया। ये फैसला जो हुआ पार्लियामेंट के अंदर वो इतना खतरनाक था जो मार्शल में भी ऐसी बातें नहीं देखी। असेंबलियों का तोड़ना, इनका भाग जाना हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है।
सवाल ये भी है कि अगर स्पीकर रूलिंग के साथ अदम एतमाद की तहरीक को खत्म कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि आइंदा के लिए वजीर आजम को हटाया जाने वाला ये आईनी इक़दाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, उसका रास्ता बंद हो जाएगा। ये बहुत ही अहम सवाल है जो आईनी माहिरीन से करना है। और उसके साथ साथ अब तक के जो उठाए गए इकदाम है उनकी आईनी हैसियत क्या है और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे सकती है, क्या दोबारा से अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हो सकती है। ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे। उसके साथ साथ जो अहम सवालात और भी हैं वो खत के मामले के ऊपर है, क्योंकि उस खत को बुनियाद बना के पाकिस्तान के अरकान असेंबली जिनकी तादाद कम अज कम 197 है उनको मुर्द इल्जाम ठहराया गया है कि वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं और उन्होंने उस बैरूनी साजिश का साथ देकर तहरीक अदम एतमाद लाकर पाकिस्तान के अंदर गद्दारी की है। ये कल का मतन है जो कि कल बताया गया स्पीकर साहब की रूलिंग के अंदर। और ये भी आपको बता दें कि इसके बाद तो जाहिर है कि बहुत सारे सवालात भी उठते हैं और वो सवालात ये हैं कि 25 मार्च को तहरीक अदम एतमाद के लिए स्पीकर ने लीव ग्रांट की थी। वो लीव क्यों ग्रांट की, अगर उनको लगता था कि ये एक साजिश है जो कि 7 मार्च को उनके बकौल मरासले में सामने आ चुकी थी। आर्टिकल 5 के तहत अपोजिशन के 197 का अरकान असेंबली पर गद्दारी का संगीन इल्जाम मुल्क में इंतशार पैदा कर सकता है। धमकी आमेज खत के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उस मुल्क के अंडर सेक्रेटरी को OIC इजलास में बुलाया था। उनके सामने ये क्यों ना मामला रखा गया कि 7 मार्च को अमरीकी अंडर सेक्रेटरी जो हैं वो क्यों स्टेट सेक्रेटरी जो हैं वो पाकिस्तान को धमकाते नजर आते हैं। इसके साथ साथ सफीर असद मोहम्मद खान साहब जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे 16 मार्च को उसी अमरीकी सेक्रेटरी के साथ मुलाकात में खुशी का इजहार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। क्या अगर पाकिस्तान के ममलिकत को कोई चैलेंज था और सिक्योरिटी का चैलेंज था तो ये शुक्रिया क्यों अदा किया गया और बाकायदा रिटर्न में पाकिस्तान ने डिमाश क्यों नहीं किया, उस मुल्क के यानी अमेरिका के सफीर को बुला के उनके सामने इजहार मुजम्मत क्यों नहीं किया। इसी तरह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया, उसके मिनट्स कहाँ पे हैं, उसकी जो तफसीलात है वो क्यों शेयर नहीं की गई और क्या ये दुरुस्त बात नहीं है कि सिक्योरिटी जराए बार बार इस बात की कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जो है वो किसी तरह की साजिश के ऊपर सबूत सामने नहीं आए, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि अगर वजीर आजम के पास कोई सबूत मौजूद है तो वो पाकिस्तान के जो एजेंसियां हैं उनके इदारे हैं उनके सामने पेश करें ताकि उसकी जो तहकीकात है वो की जा सके। सिक्योरिटी जराए इसकी बार बार तरदीद कर रहे हैं और अगर तरदीद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, यही सवालात जो है आज बिलावल भुट्टो साहब ने उठाए और ये मुतालबा किया है DGI-SPR से कि वो ऑफिशियली उस मीटिंग के मिनट्स जारी करें जो कि उस कमेटी के अंदर मौजूद थे और इसके साथ साथ आला अस्करी जो हुकाम थे वो भी वहां पे मौजूद थे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और ये मुबैना साजिश जो है ये पाकिस्तान के सामने आ सके जिसकी वजह से पाकिस्तान एक आईनी बहरान में धकेला जा चुका है और दुनिया भर में जग हसाई का इस वक्त पाकिस्तान को सामना है। क्या होगा, ये सारे सवालात इसी के ऊपर आज हम बात भी करेंगे, लेकिन अलीम खान साहब का भी मामला बीच में आ चुका है। अलीम खान साहब ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं अपने साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, इस वक्त के वजीर आजम के ऊपर, और उन्होंने क्या कहा है एक नजर वो भी सुनवा दें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा। बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया बुजदार यहाँ क्या कर रहा है। 3-3 करोड़ रुपए में DC लगते थे, कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, SP लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि CM सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। फरा का क्या किरदार था यहाँ पे, कहाँ पैसे जाते थे, हम गद्दार हैं। एक एक मैसेज पढ़ा खान साहब आपका जो आपको मैंने उस्मान बुजदार के बारे में लिखा है और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं अब लेके आऊंगा। परवेज इलाही साहब को अगर वोट डालना था, खान साहब ये 26 साल की जो मूवमेंट है इसकी जरूरत क्या थी। खान साहब मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूँ आज आप भी गद्दार थे अमेरिकन एम्बेसडर को मिले। सो बहरहाल ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया और जो फरा साहिबा का मामला है इस पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी रहनुमा बार बार सवाल उठाते नजर आते हैं कि वो मुख्तलिफ करप्शन के वाकयात के अंदर मुलव्विस हैं, वो पाकिस्तान से क्या फरार हो चुकी है, इसका भी इंकशाफ आज अलीम खान साहब ने किया। इन सारे मौजूद पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल चौधरी साहब जो कि माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून हमारे ज्वाइन करेंगे लाहौर से। रशीद रिजवी साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और उसके साथ साथ माहिर कानून भी हैं। आप भी हमें ज्वाइन करेंगे, हमें थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करेंगे राजा खालिद साहब, जो कि रिटायर अभी मुस्ताफी हुए हैं और इस्तीफा दिया उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल के ओहदे से। सो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ रशीद रिजवी साहब, इस वक्त आईनी बहरान के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई आईनी बहरान मौजूद है, और अगर ऐसा है तो ये आप क्या उसको किस तरह से डिफाइन करने की हमारे नाज़रीन के लिए डिफाइन करेंगे? देखिए आसमा, बहरान तो हुआ है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है, एक वैक्यूम ऐसा क्रिएट हो गया सॉरी, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने समरी भी भेज दी डिसॉल्व करने की, पार्लियामेंट को सदर साहब ने भी ऐड कर लिया। तो ये एक बहरान तो है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही सो मोटो एक्शन लिया है टू कंसिडर कि डिप्टी स्पीकर के क्या इख्तियारात हैं। लोग ये कहते हैं, आपने शुरू में क्लिपिंग्स दिखाई, अली जफर साहब कह रहे थे कि 69 में ये प्रोटेक्टेड है। मैं नहीं समझता 69 का बार सुप्रीम कोर्ट ने 1973 से लेके आज तक कोई 25 से ज्यादा फैसलों में ये बात कही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बार के लिए आर्टिकल 199 क्लॉज 3 हो या 207A हो या इवन इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में 211 पे, जिसमें भी यही प्रोहिबिशन है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं आप चैलेंज कर सकते हैं, कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर कोई फैसला विदाउट जुरिस्डिक्शन है, कोरम नॉन जुडिस है या मेलाफाइडे है, वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगी। लेटेस्ट जजमेंट जस्टिस काजी फायज ईसा की है, जिसपे उन्होंने सदारती रेफरेंस को सेट असाइड किया, ये कह गए कि ये मेलाफाइडे इन लॉ था और सदर ने अपना जुडिशियल और कॉन्शियस माइंड अप्लाई नहीं किया है। उसमें भी आर्टिकल 211 में प्रोहिबिशन है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं रेफरेंस को, प्रोसीडिंग्स को, रिपोर्ट को। तो ये फैसला है, मैं समझता हूँ कि 69 को वो अलग से नहीं पढ़ेंगे। अगर आप देखें, एक बात ये है कि आइन साजी करती है पार्लियामेंट, कानून साजी करती है पार्लियामेंट, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो उसको अदालतें सेट असाइड कर देती हैं पार्लियामेंट के मेजॉरिटी फैसले को। और क्या एक डिप्टी स्पीकर के उसको सेट असाइड नहीं कर सकती है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड है, वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ये जो इसके बाद मेजॉरिटी पार्टी आती, 15 महीने उनकी रूलिंग के थे, उन्हें इक़्तिदार में रहना था, वो उनका बुनियादी हक है। जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा है नवाज शरीफ केस में 1994 में कि ये उनका बुनियादी हक होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो आपने उनको महरूम नहीं कर दिया 15 महीने के लिए, उनको आर्टिकल 17 में जो पार्टी बना के इक़्तिदार में आने का हक था। ये चीजें आएंगी सामने, उनको सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये इस तरह से कहेंगे कि जी ये प्रोटेक्टेड है 69 में, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आइंदा फिर आर्टिकल 95 को रिडंडेंट, यानी आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए क्योंकि जाहिर है एक बहरान पैदा हो चुका है। जी, अब मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ है। फैसल, आपने बहुत सारे मुकदमात लड़े हैं, जाहिर है कि इस वक्त भी जो सूरत हाल है, अभी रशीद रिजवी साहब भी ये कह रहे थे कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, खास गैर मामूली हालात हैं। इस पे स्पीकर साहब एक रूलिंग दे के वो तहरीक अदम एतमाद को कैसे खत्म कर सकते हैं? नहीं आसमा, क्योंकि मैं इस मुकदमे से मुंसलिक हूँ, मैं लेकिन खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस वक्त इफ्तिखार चौधरी जैसे जज नहीं बैठे हुए, जिन्होंने जो है अपनी जो आइन की धज्जियां उड़ाई, कानून की धज्जियां उड़ाई। मेरे इंतहाई मोहतरम और वाजिबुल एहतराम इरफान कादर साहब जैसे कोना मश्क आदमी को उन्होंने ऑफिस में से बाहर निकाला। 109 जजेस जो उसके काबिल तरीन जजेस थे, उनको तेज किया और उनको उन्होंने खिलाफ आइन और खिलाफ कानून बाहर निकाला।
یہ ابھی خدا کا شکر ہے کہ اس قسم کے ججز نہیں ہیں. ججز جو ہے قانون کو مانتے ہیں, آئین کو مانتے ہیں. یہ معاملہ کیونکہ سب جوڈس ہے, اس کے سامنے میں زیادہ ظاہر کھل کے بات نہیں کروں گا. یہ جتنی بھی بات کی گئی ہے, مجھے اس کی جتنی سمجھ آ سکی ہے, مجھے دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز جو آپ نے آئینی قرآن کا آپ نے 12 منٹ کا انٹرو دیا ہے, اور وہ تقریباً جو ہے, دیکھیے آپ جب بات کرتے ہیں تو اس طرح سے معذرت کے ساتھ ایسا نہیں لگا کہ وہ بیلنس انٹرو نہیں تھا میرے لیے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ آئین شکنی جو ہے اس کے الزامات لگ رہے ہیں, اس پہ بھی جواب دے دیں فیصل. آئین شکنی کے الزامات لگ رہے ہیں اس وقت آپ کی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے سب جوڈس ہے. آپ اگر اس کا میڈیا میں اس کے اوپر حتمی رائے دیں گے, کوئی بھی شخص میرے سمیت, جب جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی, جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی تو اس وقت کیا تھا کہ اس وقت آپ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک آئینی سیاسی عمل, پارلیمنٹ میں ایک سیاسی عمل بھی ہوتا ہے. بھائی میں آپ سے سمپل سوال پوچھ رہی ہوں فیصل کہ کوئی رولنگ اسپیکر کی عدم اعتماد کی تحریک کو کیسے ختم کر سکتی ہے؟ آپ اس کو الگ کر کے دیکھ لیں, آپ اس کو سپریم کورٹ سے الگ کر کے بتا دیں مجھے کہ عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ ہونی ہے اور اس پہ رولنگ دے کے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کے بندے پیسے دیے گئے یا لالچ دیے گئے دوسری پارٹیوں کے بندے توڑ کے, یہ اس سے زیادہ جو ہے کوئی میرا مطلب ہے کوئی پلیوٹڈ ٹھیک بات ہے, غلط ہوگا, اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. لیکن آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 5 بھی تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ختم نہیں کرا سکتا. یہ غلط ہے. یہ آج ریمارکس آئے ہیں سامنے. آپ نے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس سنے, انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے ہم نے آپ کو سنا ہے, آپ آرگنائز ہی نہیں. ابھی تو پٹیشنر کا کیس کیا وہ نہیں ثابت کرتا. فیصل یہ تو ریمارکس ساری دنیا پہ چلے ہیں, یہ تو ٹیلی ویژن پہ چلے ہیں, یہ رپورٹ ہوئے ہیں, اس کی کوئی تردید نہیں آئی. انہوں نے کہا آرٹیکل 5 بھی نہیں روکتا تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کو. میں وہاں پہ موجود نہیں ہوا, میں وہاں پہ موجود تھا, میں نے ساری پروسیڈنگ سنی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ اب 2 گھنٹے ہم آپ کو سنتے رہے, آپ اپنے جو ہے کیس ہی نہیں پٹ کر سکے. جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ عدالت نے کو موٹو لیا, ٹھیک ہے, 5 ممبر بینچ جو کل 3 ممبر بینچ بیٹھا سنڈے والے دن انپریسیڈنٹڈ ہے, ٹھیک ہے. 5 ممبر بینچ ہے, باہر سے کہا جا رہا ہے, ایک پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ آپ لارجر بینچ بنائیں. اندر جو ہے وہ آپ یہ بینچ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں. سب جوڈیس میٹر ہے, بڑا کوششلی گفتگو ہونی چاہیے. نہیں کوششلی ہو رہی ہے, اگر آئین کو کوئی توڑے گا تو اس پہ ہم کیسے کریں گے, مجھے بتائیے. میرے خیال میں اچھا چلے میں اس پہ بات نہیں کرتی فیصل, میں عرفان قادر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, رشید رضوی صاحب سے بھی. عرفان قادر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اسپیکر صاحب ایک رولنگ دے کے تحریک عدم اعتماد کی پروسیڈنگ کو ختم کر سکتے ہیں آئینی اعتبار سے؟ بالکل نہیں کر سکتے, بلکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نوٹس آ جائے تحریک عدم اعتماد کے ریزولوشن کا تو اس کے بعد اس پہ ووٹنگ ہونا لازمی ہے. اس ووٹنگ کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جب تک وہ ووٹنگ ہو نہ جائے وزیر اعظم جو ہے وہ ایڈوائس نہیں دے سکتے اسمبلی کو تحلیل کرنے کی. اور اوپر سے انہوں نے اس کا نام دے دیا چیف جسٹس گلزار بیچارے کا, تو وہ بھی خام خواہ مطلب اس سے یعنی ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ ایز اف یہ کورٹس کو بھی خوش کیا جا رہا ہے, جبکہ معاملات آلریڈی عدالتوں میں بھی چلے گئے ہیں. تو سب کچھ یعنی کانسٹیٹیوشنلی بالکل یہ انہوں نے غلط کیا ہے, اس میں کوئی اور 2 رائے ہے ہی نہیں. اب میں سر چھوٹے سوال پوچھتی ہوں آپ سے عرفان قادر صاحب. ایک تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ غیر آئینی ہے, دوسرا غیر آئینی ہے, ان کو اختیار ہی نہیں ہے. نہیں ہے اختیار. دوسرا سر کیا پرائم منسٹر اسمبلی توڑ سکتے تھے؟ بالکل نہیں توڑ سکتے تھے. اس لیے نہیں توڑ سکتے تھے کہ اگر آپ ایکسپلینیشن دیکھیں آرٹیکل 58 کا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس وزیر اعظم کے خلاف ریزولوشن نوٹس آ جائے نو کانفیڈنس کے ریزولوشن کا, وہ وزیر اعظم اسمبلی نہیں توڑ سکتا, اور جب تک کہ اس ریزولوشن پہ ووٹ نہ ہو جائے. آج تک اس ریزولوشن پہ ووٹ نہیں ہوا, وہ توڑ ہی نہیں سکتا. اور افسوس یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا اسٹیپ صدر پاکستان نے بھی لا نہیں دیکھا, انہوں نے بھی لا نہیں دیکھا. عدالت 2-3 دن سے بیٹھی ہوئی ہے. یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے, اس پہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ یعنی جن کی 20 سال 30 سال جو شعبہ قانون سے لوگ وابستہ ہیں, کیوں اس پہ اتنی دیر لگ رہی ہے. ایک سمپل سی چیز ہے, 2 منٹ کی بات ہے. آپ کے سارے پاکستان کے جتنے لیڈنگ لیگل ایکسپرٹس ہیں, دیر از اے ٹوٹل کنسنسس آن دس
और आइन जिसके बारे में सर बिल्कुल सर एक clear है एक और सवाल है क्या निगरान सेटअप पे इस वक्त जो है वो मुशावरत सदर पाकिस्तान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल ये गलत हो रहा है सारा कुछ। और मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ये सारे का सारा आपका यानी पार्लियामेंट भी गैर आईनी तरीके से अगर इस तरह चलती रही और अदालतें भी अगर इसी तरह से अगर वो सही फैसले उनके ना हुए और उनके आपस में इनकंसिस्टेंट फैसले हुए जैसे कि माजी में होते रहे हैं, तो फिर खुद ही अदालतों के फैसले हैं कि जब इस तरह का इंतशार फैल जाए तो मुनज़्ज़म कुव्वत जो है वो सामने आए। तो मुनज़्ज़म कुव्वत जब सामने आती है तो फिर अदालतें उस वक्त भी फैसले दे देती हैं कि इनको तो आप डी चौक पे लटका दें सारों को। तो दोनों तरफ अदालतों के फैसले हैं। इतना कंफ्यूजन मचा है कि इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। अच्छा इरफान खान साहब प्लीज आप हमारे साथ रहिएगा। ये जी फैसल आप बात कर ले फिर मैं ब्रेक पे जाती हूँ। जी फैसल जी देखिए, क्योंकि मामला सब्जुडिस है तो मैं तो इस पे ज्यादा बहस नहीं कर सकता। चलिए बहुत शुक्रिया। राय इरफान साहब की है, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मामला अदालत में तो मैं बेहतर करूंगा। मैं माजरत चाहता हूँ बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फैसल, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इरफान कादिर साहब से, रशीद रिजवी साहब से और राजा खालिद साहब से जो कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे और कल उन्होंने इस्तीफा दिया, उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद करते हैं। एक दफा फिर हम बात कर रहे हैं इसी मामले के ऊपर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल और एक बहस चल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे साथ मौजूद है रशीद रिजवी साहब भी और इरफान कादिर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा खालिद साहब जो कि साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल और इस वक्त कल इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। मैं आपसे पहले आप सांस ले लें ताकि पहुंचे अभी, मैं रशीद रिजवी साहब से पूछ लूं एक सवाल। सर आप भी जैसे इरफान कादिर साहब बताए थे कि ये निगरान सेटअप जो है, ये पूरा का पूरा निगरान सेटअप इस वक्त या इसके बारे में जो मुशावरत हो रही है, इवन सदर मुमलिकत ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला कर सकती है? ठीक है सब जुडिस है मामला, लेकिन आइन का एक जो बहरान है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए एक बेसिक जो डॉक्यूमेंट है इसमें वो है रूलिंग डिप्टी स्पीकर की। जी अगर वो सेट असाइड कर देती है सुप्रीम कोर्ट, वो क्वैश कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो उस पर तामीर की गई पूरी इमारत जो है वो डिमोलिश हो जाएगी। फिर ना ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट रहेगा इन फील्ड और ना ही प्रेसिडेंट का कोई नोटिफिकेशन होगा। तो सबसे फोकस इसी पे है कि ये कितना कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है डिप्टी स्पीकर का नेशनल असेंबली का पार्लियामेंट को डिसॉल्व करे। अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइंडिंग दे देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो वो सारी चीज कंटिन्यू करेगी फिर। अच्छा तो इरफान कादिर साहब आप क्या कहते हैं सर, क्योंकि जो बहस है इसको अगर जल्दी नहीं समेटा गया तो 3 दिन का वक्त है, उस 3 दिन के अंदर मुशावरत हो जाएगी। अभी आपने देखा कि निगरान वजीर आजम की पीटीआई ने जो सजेशन दी है जस्टिस गुलजार साहब के लिए, तो इसका मतलब है कि वन साइडेड सारे जो अहकामात हैं वो किए जाएंगे, ईसीपी के पास जाएगा तो वो तय करेंगे। क्या होगा सर इसका? देखें सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसको स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा स्पीकर की रूलिंग को। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं, इसको रोक नहीं सकते वोट को, वोट तो होना था। अब जैसे रशीद रिजवी साहब कह रहे हैं कि उस पे जो सुपर स्ट्रक्चर बना है वो ऑटोमेटिकली धड़ाम से गिर जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देगा। और जैसे ही वो ये ऑर्डर देगा तो असेंबलियां एक्चुअली तो कभी तहलील ही नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी ज्यादा जो अहम चीज है वो आईन पाकिस्तान है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उसकी ज्यादा सैंक्टिटी है। तो वो आइन के जो प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल इस पे क्लियर हैं। असेंबली तहलील नहीं हुई, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उसी चीज की तायीद करेगा जो आइन में लिखी है। और जब वो उस चीज की तायीद करेगा तो गवर्नमेंट के पास कोई फेस नहीं रह जाएगा कि वो ये जो चीज को जो तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है वो नहीं कर सकेंगे। अच्छा। और फिर उस सूरत में जो काबीना है वो वापस आ जाएगी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, कि वो कहेंगे जी क्योंकि काबीना तो
وہ جو چلی گئی تھی وہ ختم کرتی تھی، اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی تھی، تو وہ تو پھر کابینہ تو ایکچولی کبھی گئی نہیں جی۔ تو جب کابینہ بھی ہوگی تو پھر نو کانفیڈنس جو ہے اس کی ووٹنگ مسٹ ہے، وہ ووٹنگ ہوگی، اور وہ ووٹنگ اگر بر وقت نہیں بھی ہو سکتی ہوئی بر وقت نہیں بھی ہوئی تو وہ پھر بھی آرٹیکل 254 کے تحت کرنی لازم ہے۔ تو اس سے کسی طرح نہیں بچا جا سکتا کہ جی اگر اتنے وقت میں ہم نہیں کر سکے تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آرٹیکل 254 کے تحت لازم ہے کہ ووٹنگ کی جائے۔ اچھا، بہت شکریہ راجہ صاحب، ایک تو آپ نے دوبارہ وقت دیا اور مجھے پتا ہے بڑی مشکل سے آپ یہاں پہنچے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سارے حالات آپ نے وزیر اعظم کو بتائے ہوں گے، اٹارنی جنرل صاحب کو بتائے ہوں گے، آج اٹارنی نے کہا میں ریزائن کرنا چاہتا تھا لیکن ایسے حالات میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ کیا صورتحال ہے؟ آپ نے کیا سجیسٹ کیا گورنمنٹ کو اس وقت جب یہ سب پرپوزلز آ رہے تھے؟ ویسے میں ذاتی حد تک تو میں نے سجیسٹ نہیں کیا، نہ مجھ سے پوچھا گیا، چونکہ یہ اٹارنی جنرل صاحب، لا منسٹر اور جو ان کی باقی لیگل ٹیم تھی اس کے درمیان ہی سارا ایشو تھا جی۔ لیکن میں نے جو میری ریزگنیشن کی وجہ تھی وہ یہ کہ ایک عرصے سے قانون اور آئین کو بالکل بالا رکھ کے اپنی ومز کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی وشز کے مطابق وہ کام ہو رہا تھا، جس کا آخری مظاہرہ اور سب سے بڑا جس پہ جشن منایا گیا وہ مظاہرہ کل دیکھنے میں آیا، پوری قوم نے دیکھا، اور شاید ہماری پارلیمنٹری ہسٹری میں ایسے اس سے قبل نہیں ہوا۔ انڈیا میں اس سے پہلے 27 نو کانفیڈنس موشن آئی، وہاں پہ ایسا قطع نہیں ہوا اور ایک ووٹ کی اکثریت سے نرسی مارا، وہاں پہ حکومت کرتے رہے۔ اسی طرح انگلینڈ کے اندر متعدد مواقع پہ، لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ تھا جو کل ہوا۔ اب اس میں جو ڈپٹی اسپیکر کا رول تھا اس نے آئین کو انٹرپریٹ کیا، جو وہ نہیں کر سکتا تھا، اسپیکر کے فرائض یا اسپیکر کے ڈومین میں یہ نہیں آتا۔ قانون آئین کی تشریح ہمیشہ وہ کورٹ کرتی ہے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کریں گی، اور اس کے لیے بھی باضابطہ طریقہ کار ہے کہ جب آئین کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ آئے گا تو وہ اتنا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے، اتنا امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ ہوتا ہے کہ اس کے لیے 27A کا نوٹس دینا ہوتا ہے، جو ہمارا سول پروسیجر کوڈ ہے اس کے تحت اٹارنی جنرل فار پاکستان کو، کہ وہ آ کے ہماری معاونت کرے کہ اس لا کو، اس قانون کو ہم کیسے اس کی تشریح کر سکتے ہیں اور کیسے اسے ہم اگر کچھ اسٹرائک ڈاؤن کرنا ہے قانون تو وہ اس کے پیرامیٹرز کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا۔ اب آپ نے تقریباً 65% ہاؤس کو کل غدار ڈکلیئر کیا، جو انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ اسے غدار ان لوگوں نے اوتھ لے رکھا ہے، کانسٹیٹیوشن کے انڈر اوتھ لے رکھا ہے کہ ہم پاکستان کے وفادار ہوں گے اور نظریہ پاکستان سے وفاداری کریں گے۔ ان لوگوں کی لائلٹی کو آپ نے غداری کے زمرے میں ڈکلیئر کر دیا، آلموسٹ اس میں شک نہیں کیا بلکہ ڈکلیئر کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے غداروں کی لائی ہوئی جو نو کانفیڈنس موشن تھی اسے ریجیکٹ کیا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب بحال ہو گئے، اور انہوں نے اسمبلیز بال تو پہلے ہی تھے لیکن وہ اپنے اس پاور کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے تھے، ڈیزولوشن آف نیشنل اسمبلی کو، اسے انہوں نے ڈیزالو کر دیا، جس طرح سے رشید رضوی صاحب نے فرمایا اور عرفان قادر صاحب نے، کہ اس کے بعد ہر آنے والا کام وہ مسلسل آئینی بحران کا شکار ہے، آئین کی وائلیشن ہے۔ اب انہی غداروں کا جو یہ کہتے ہیں، ان کے بقول ہم نہیں کہتے، ان کا جو لیڈر تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن، اسے آج آپ خط لکھتے ہیں کہ آئیں اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو ہم نامزد کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی عقل، یہ ساری چیزیں بے عقل۔ لیکن رائے صاحب، کیا اٹارنی جنرل کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ریاست کی طرف سے وہ حکومت کے نامینیٹڈ ہوتے ہیں، کیا جو خالد جاوید خان صاحب ہیں انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ غلط ہے، غیر آئینی ہے، اس کو ایسا مت کریں؟ ویسے اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب کے ساتھ جتنا عرصہ میں کام کرتے ہوا، 3 ماہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تھے، باقی 4 سال تقریباً یہ ہونے والے ہیں، وہ ایک باوقار انسان ہیں، ٹھیک ہے، اپ رائٹ آدمی ہے، لیکن مجھے گزشتہ 1 ماہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کیوں خاموش ہیں، اور انہیں کھل کے دیکھیں لا آفیسر کا کام کیا ہوتا ہے، ٹو اسسٹ دا کورٹ ان اے فیئر مینر، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گورنمنٹ کی ہر جائز اور ناجائز بات کو، ان کے ہر جائز اور ناجائز ایکشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے کورٹ میں، آپ نے قانون کے مطابق عدالت کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، 100 موٹو لیا سپریم کورٹ نے، تو 100 موٹو لیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تھا، کچھ سبسٹانس تھا،
किसी कोई पिटिशन नहीं थी कि उस पिटिशन को इस तनाजुर में देखें कि वेदर इट इज मेंटेनेबल और नॉट, कि जी आप स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये रूलिंग नहीं है आसमा साहिबा, ये सब्सटेंटिव ऑर्डर है स्पीकर का, और कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया, वो भी रूलिंग नहीं और ना ही कोई प्रोसीजर डिफेक्ट है। जहां पे प्रोसीजरल डिफेक्ट होगा या इरेगुलरिटी होगी हाउस चलाने के हवाले तो से, वो जो 69 आर्टिकल का उसका रेफरेंस वो भी फिर देगा। 69 में डिफाइन है, फिर वो एप्लीकेबल है कि हाउस के बिजनेस को कंडक्ट करते वक्त अगर आपसे कोई इरेगुलरिटी हो जाती है तो कमिट हो जाती है, या इस तरह से कोई ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई नहीं चलती, उस पे स्पीकर रूलिंग देता है। स्पीकर का काम आइन की तशरीह करना नहीं कि आर्टिकल 5 उठाया, उसे उठा के गद्दार बना के अपने अपोजिशन के मेंबर्स को, तो आप उन्हें उनकी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो उसे डिफीट देखो राय साहब, वो माइंडसेट क्या है जो कि इस हुकूमत के पास था कि इस माइंडसेट के तहत हम जो है वो कानून को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, मतलब मेरा आइन मेरी मर्जी वाली ये बात हुई है जो इस वक्त हम कह सकते हैं, वो माइंडसेट क्या था? देखे ना, मैं तो पाकिस्तान के साथ मैं समझता हूँ कि अलमिया हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। हमें बजाय आगे बढ़ने के हम पीछे जा रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ये आइन किन हालात के बाद हमें मिला था कि हम आधा मुल्क गंवा बैठे, उसके बाद एक मुतफिका आइन आया, और आइन पे ना चलने की वजह से और आइन ना होने की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये जो सरजमीन थी बेआइन थी जिसकी वजह से मुल्क टूटा, लेकिन उससे आज तक हमने सबक हासिल नहीं किया। किताब एक कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद हम उस पे अमल पैरा नहीं है, और जहां से बारो किया गया सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनका देखें कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, और उसको फॉलो कर रहे हैं वो सीना बा सीना रवायात मुंतकिल तो होती है। आपके ख्याल में ये गैर आईनी इकदाम हुआ है जो कल हुआ है? टोटली गैर आईनी है। आर्टिकल 6 लग सकता है इसके बाद? आर्टिकल 6 मेरे दो सीनियर्स यहाँ मैं उनसे भी पूछना चाह रही हूँ उनसे बस, हाँ। मेरी जो नाकस वो है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए ताकि आइंदा किसी ताले आजमा को या किसी ऐसे बड़े स्पीकर को या किसी भी फर्द को ये जरूरत ना हो कि वो आइन का वो कर सके। इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी कि जब आइन मौजूद है तो उससे हट के उसके बगैर आप कदम उठाते हैं।